हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी आर्या। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 8 के बारे में। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 75 तक डील करे थे। 76 से लेकर के 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स में इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो वो सेक्शन अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पार्ट में पढ़ेंगे इंडेमनिटी और गारंटी वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन 124 पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन किया गया है। ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमाइज टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमाइजर हिमसेल्फ एंड बाय द कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है एज ए टू पार्टीज के बीच में, तो वहाँ पे क्या है, अगर कंडक्ट है प्रोमाइजर का, जिसने प्रोमाइज किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करेगा, वो नहीं करता है या नॉन परफॉर्मेंस होता है, तो उस केस में क्या है, जो लॉस हुआ है अदर पार्टी को, वो क्या है, उसको कंपनसेट करेगा। या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड है, तो उसके कंडक्ट से भी उसको अगर लॉस हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट टू आइडेंटिफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी मे टेक against B in respect of certain sum of 200 rupees एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इंडेमनिटी। ये इसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, सेक्शन 125 में हम पढ़ते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन शूड। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो इंडेमनिटी होल्डर है, जो कि उसको कंपनसेट करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर जो जिस व्यक्ति को इंडेमनिटी मिलती है, उसके राइट्स क्या होंगे। ठीक है, द प्रोमाइजी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब प्रोमाइजर एंड प्रोमाइजी टू पार्टीज हैं, जिसमें कि प्रोमाइजी एक इंडेमनिटी का होल्डर है। ठीक है, तो उसमें एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी के अंतर्गत काम करेगा। इज एंटाइल्ड टू रिकवर फ्रॉम प्रोमाइजर, प्रोमाइजर से क्या क्या ले सकता है, उसके राइट्स क्या हैं। ऑल डैमेजेस विच मे हैव बीन कंपेल्ड टू पे इन शूट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रोमाइज ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई, मतलब उन डैमेजेस के बारे में जो कि उसको कंपेल किए गए थे पे करने के लिए शूट में। मतलब अगर कोई शूट हमने कोर्ट में की है, उसके लिए किसी प्रोमाइजी को प्रोमाइजर के द्वारा कंपेल किया गया, तो उससे उसको डैमेज या लॉस हुआ, तो उसको पे करने के लिए क्या है, इंडेमनिटी अप्लाई कर सकता है। सेकंड में क्या बताया, ऑल कॉस्ट विच ही मे हैव बीन कंपेल्ड टू पे इन एनी शूट इफ ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग, और जो कॉस्ट जो प्रोमाइजी ने लगाए हैं उसको कंपेल करा गया है पे करने के लिए, या ब्रिंगिंग डिफेंडिंग, किसको, प्रोमाइजर को डिफेंड करने के लिए। इफ़ ही डिड नॉट कॉन्ट्रावेन द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमाइजर, अगर वो क्या है, प्रोमाइजर के ऑर्डर को कॉन्ट्रावेन नहीं करता है, एक्टेड एज विच हैज़ बिन प्रेजेंट फॉर हिम टू एक्ट द एब्सेंस ऑफ द एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, प्रोमाइजर ऑथराइज हिम टू ब्रिंग एंड डिफेंड द शूट। तो इस केस में क्या है, प्रोमाइज ऑथराइज होगा कि वो उसको डिफेंड करे और उसके लिए पे करे इंडेमनिटी का। ठीक है, थर्ड में क्या बताया है, ऑल सम्स, ऐसे कोई भी सम्स या फिर मनी अमाउंट विच में हैव बीन पेड, जो उसके द्वारा पेड किए गए हैं अंडर द टर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज के केस में कि हमने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो प्रोमाइजर ने उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए प्रोमाइजी को बोला, तो कॉम्प्रोमाइज के केस में उसने क्या है, कुछ अमाउंट पे करा, तो उसके लिए भी क्या है, बाय द ऑर्डर ऑफ प्रोमाइजर, प्रोमाइजर के ऑर्डर पर विच हैज़ बीन प्रेड्यूड ऑफ द प्रोमाइजी एंड मेक इन एब्सेंस ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस में तो प्रोमाइजर क्या है, ऑथराइज है उस शूट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए और प्रोमाइजी को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, सेक्शन 126 में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीड एंड श्योरिटी प्रिंसिपल डेब्टर एंड क्रेडिटर। इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक फर्स्ट प्रोविजन हमें बताया गया है, फिर इसमें श्योरिटी और प्रिंसिपल डेब्टर या क्रेडिटर के बारे में भी बताया गया है, जो इनके पार्टीज होंगे। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमाइजी, जो गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रोमाइज को परफॉर्म करने का या फिर डिस्चार्ज करने का लाइबिलिटी को। ठीक है, ऑफ ए थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति की कोई लाइबिलिटी है, उसके लिए कोई प्रोमाइज को परफॉर्म करना है या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीड होता है अगर डिफॉल्ट होता है तो। ठीक है, द पर्सन हु गिव द गारंटीड इज कॉल्ड, अगर कोई व्यक्ति जो गारंटी देता है एज ए श्योरिटी पर्सन कि हाँ भाई आप इसको ये क्या है अमाउंट, इसका काम कर दीजिए, मैं आपको ये अमाउंट पे करूँगा, तो ये क्या होगा, श्योरिटी होगा। एंड द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम डिफॉल्ट इज गारंटी इज गिवन द प्रिंसिपल डेब्टर,
और जिसके बिहाफ पर वो दिया गया है, जिस व्यक्ति के द्वारा वो काम करना है, वो प्रिंसिपल डेब्टर होगा। एंड द पर्सन टू हुम, जिसके लिए वो गारंटी दी गई है, वो क्रेडिटर पर्सन होगा। ठीक है, एक गारंटी में भी आइदर ओरल एंड रिटन। इसमें क्या बताया गया है कि गारंटी रिटन और ओरल दोनों हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 127 में हम पढ़ते हैं कंसिडरेशन फॉर गारंटी। अगर कोई किसी व्यक्ति ने गारंटी दी है कोई भी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए एज ए कंसिडरेशन में कोई सेकंड पर्सन क्या देता है, एनीथिंग डन, एनी प्रोमाइज मेड। अगर कुछ किया जाता है या फिर प्रोमाइज किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर, उस व्यक्ति के प्रिंसिपल डेब्टर के बेनिफिट के लिए मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन, तो वो क्या है, उसके द्वारा क्या है, सफिशिएंट, उसके लिए पर्याप्त कंसिडरेशन दी जाएगी श्योरिटी को गारंटी के रूप में। ठीक है, आगे आते हैं हम इसके इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। बी रिक्वेस्ट करता है ए से कि वो उसको बेचे या डिलीवर करे गुड्स क्रेडिट पर। ए एग्री हो जाता है और प्रोवाइड करता है सी को विल गारंटी, जो सी गारंटी देती है प्राइस की पेमेंट करने के लिए बी के लिए, और सी प्रोमाइज टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ ए इज प्रोमाइज। ठीक है, ए के प्रोमाइज पर तो गुड्स डिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पे सफिशिएंट कंसिडरेशन क्या है, सी का प्रोमाइज है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए सेल्स एंड डिलीवर गुड टू बी। ए क्या है, बेचता है, डिलीवर करता है गुड्स बी को। सी आफ्टरवर्ड रिक्वेस्ट करता है ए से कि वो ए बी के खिलाफ में कोई शूट लाए फॉर एन ईयर, जो उसने डेब्ट बी को दी है, एंड प्रोमाइज करता है अगर वो ऐसा करेगा तो सी उसको क्या करेगा, डिफॉल्ट में पेमेंट करेगा जो कि बी ने उसको नहीं दी। ए एग्री टू फॉरबियर एज रिक्वेस्टेड। ए क्या करता है, जैसे कि सी ने रिक्वेस्ट करी वैसा करता है। दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन, कौन सी, सी का प्रोमाइज यहाँ पे सफिशिएंट कंसिडरेशन होगा। ठीक है, सी इलस्ट्रेशन में हम आते हैं। ए सेल्स एंड डिलीवर गुड टू बी। ए बेचता है, डिलीवर करता है गुड्स बी को, एंड सी आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्री टू पे फॉर इन डिफॉल्ट ऑफ बी। तो ये एग्रीमेंट क्या होगा, ये एग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि यहाँ पे विदाउट एनी कंसिडरेशन है। ठीक है, सेक्शन 128 में हम आते हैं श्योरिटीज की लाइबिलिटी के बारे में। ठीक है, the liability of surety in co-extensive and that to the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract। ये श्योरिटी की लाइबिलिटी कहाँ तक होगी, ये एग्जिस्ट करती है एट द एक्सटेंड ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर की लाइबिलिटी तक। ठीक है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेशन में बताया गया है ए गारंटी टू बी द पेमेंट ऑफ बिल इन एक्सचेंज बाई सी। तो ए गारंटी देता है बी को कि वो बिल की पेमेंट करेगा सी के लिए, द एक्सेप्टर, एंड बिल ऑफ डिसऑनर, और जो कि सी के द्वारा क्या हुए हैं, डिसऑनर्ड हुए हैं। तो ए इज लायबल नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ द बिल बट ऑल्सो फॉर एनी इंटरेस्ट और चार्ज। तो क्या है, ए उन अमाउंट, बिल के अमाउंट के लिए ही लायबल नहीं है, वो इंटरेस्ट और चार्ज के लिए भी लायबल होगा। ठीक है, 129 में हम पढ़ते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में। ए गारंटी विच एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर कोई गारंटी कोई पर्सन देता है किसी दूसरे व्यक्ति के एक्ट को करने के लिए, तो वो क्या है, एक के बाद अगर एक गारंटी देता है तो वो ट्रांजेक्शन में, तो उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यू गारंटी कहेंगे। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं कि ए इन कंसिडरेशन दैट बी। ए क्या है, ये बी के कंसिडरेशन में एम्प्लॉय करेगा सी के लिए, और कलेक्टिंग रेंट को कलेक्ट करेगा, जमींदारी बी के लिए, और प्रोमाइज करता है बी के लिए कि वो रेस्पॉन्सिबल होगा 5,000 रुपीज़ को अमाउंट को पे करने के लिए, जो कि ड्यू है कलेक्शन के लिए या पेमेंट सी के द्वारा उस रेंट पर। तो ये क्या होगी, ये कंटिन्यूइंग गारंटी होगी। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं एक गारंटी देता है पेमेंट टू बी ए टी डीलर टू द अमाउंट ऑफ $100 फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम द टाइम ऑफ सप्लाई टू सी। अगर वो सी को सप्लाई करता है तो ए उसकी गारंटी देता है, तो बी सप्लाई करता है सी को विद द टी अबाउ द वैल्यू ऑफ $100 एंड सी पेज करता है बी को फॉर इट। आफ्टरवर्ड बी सप्लाई सी विद द टी एंड वैल्यू ऑफ 200, तो सी फेल हो जाता है पे करने को। तो ये जो गारंटी ए ने दी है वो कंटिन्यू गारंटी होगी, ही विल अकॉर्डिंगली लाइबल, बी के लिए लाइबल होगा। ठीक है, हम इस चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। इसमें हमें बताया गया है कि कंटिन्यूइंग गारंटी कौन सी होंगी 129 से 132 तक, जिसमें 129 में हमें क्या बताया गया है, एक्सटेंशन ऑफ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। 30 में क्या बताया गया, रिवोकेशन। ठीक है, 131 में बाई डेथ के द्वारा बताया गया है, और डिस्चार्ज एंड राइट्स के बारे में बताया गया है। को श्योरिटी के बारे में
133 से 147, जिसमें डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी 133 से 139, नोवेशन वेरिएशन एंड श्योरिटी इज राइट 140 से 141 एंड को श्योरिटी 147 एंड इनवैलिड गारंटी 142 से 144। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन भी इसी प्रकार का है। तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 130 तरफ। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी, अगर कोई कंटिन्यू गारंटी होती है तो उसमें रिवोकेशन कैसे होगा। एक कंटिन्यू गारंटी में एट एनी टाइम में बी रिवोक्ड बाय श्योरिटी, श्योरिटी के द्वारा उसको रिवोक किया जा सकता है एज ए फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस ऑफ क्रेडिटर। जिस व्यक्ति के लिए कोई श्योरिटी दी गई है उस श्योरिटी मतलब उस क्रेडिटर के द्वारा नोटिस देके किसको, श्योरिटी को, फ्यूचर ट्रांजैक्शन को क्या है, रिवोक किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए इन कंसिडरेशन ऑफ बीज डिस्काउंटिंग एट एज रिक्वेस्ट। ए क्या है, बी की कंसिडरेशन में डिस्काउंटिंग करता है, ए की रिक्वेस्ट करने पर बी गारंटीड हो जाता है, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज सी के लिए 12 मंथ्स के लिए जो ड्यू पेमेंट है ऑल बिल्स एंड एन एक्सटेंड ऑफ 5000 रुपीज़ एंड बी डिसकंटिन्यू बिल, बी क्या कर देता है, डिसकंटिन्यू कर देता है उन बिल्स को सी के लिए 200,000 के लिए 2000 आफ्टरवर्ड। उसके बाद में 3 मंथ्स के बाद में ए रिवोक कर देता है उस गारंटी को। तो ये रिवोकेशन क्या है, ए को सभी लायबिलिटी जो उसने बी के लिए डिस्काउंट करी थी वो उससे क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, फिर बाद में ए लायबल होगा बी के लिए 200 रुपीज़ ऑन द डिफॉल्ट ऑफ सी। बी इलस्ट्रेशन में हम आते हैं, ए गारंटी टू बी to the extent of 10,000 rupees and C shall pay all the bills that B shall draw upon him and B draw upon C. C accept the bill and A give notice of the revocation. C dishonor the bill of maturity and A is liable upon the guarantee. एक गारंटी लेता है B को कि उसको 10,000 रुपीज़ देने के लिए सी उसको बिल्स को पे करेगा बी को। अगर वो ड्रॉ कर लेता है तो बी ड्रॉ करने पर सी से क्या है, बी एक्सेप्ट कर लेता है उन बिल्स को और ए को क्या है, नोटिस दी जाती है रिवोकेशन की। तो सी बाद में डिसऑनर हो जाती है उन चेक्स का उसकी मेच्योरिटी पर। तो उस केस में ए लायबल होगा एज ए गारंटी के रूप में। ठीक है, 131 सेक्शन में हम पढ़ते हैं रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी इज दैट, कि श्योरिटी की अगर डेथ होने पर जो कंटिन्यू गारंटी है उसका रिवोकेशन कैसे होगा। द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स, अगर क्या है, श्योरिटी जिस पर्सन ने उसको गारंटी दी उसकी अगर डेथ हो जाती है तो इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस हो जाती है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट, कंट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई कंट्रेरी एसेंशियल है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एब्सेंस है एज रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी एज सो फार एंड रिगार्ड फ्यूचर ट्रांजेक्शन। जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन है, मान लो एज ए श्योरिटी किसी ने गारंटी दी कि आप ये एक्ट कर दीजिए, मैं इसके लिए आपको पेमेंट कर दूंगा। अब श्योरिटी की क्या है, फ्यूचर में क्या है, डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो क्या है, कंटिन्यू जो गारंटी है वो रिवोक हो जाती है आफ्टर डेथ के बाद में। लेकिन कोई जो कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर नहीं होता है। ठीक है, 132 सेक्शन में हम आते हैं, लाइबिलिटी ऑफ 2 पर्सन प्राइमरी लाइबल नॉट इफेक्टेड बाय अरेंजमेंट्स। इसमें क्या है, अगर 2 व्यक्ति की लाइबिलिटी है तो प्राइमरी जो इम्पोर्टेंट रूप से कौन सा पर्सन लाइबल होगा, जो कि अरेंजमेंट के द्वारा इफेक्टेड ना हो। बिटवीन देम वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट, एक होगा श्योरिटी और दूसरे व्यक्ति ने अगर डिफॉल्ट करा है तो उस केस में वे 2 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विथ ए थर्ड पर्सन टू अंडरटेक सर्टेन लाइबिलिटी। अगर 2 व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थर्ड व्यक्ति से टू अंडरटेक कुछ लाइबिलिटी लेने के लिए एंड आल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वन ऑफ देम शैल बी लाइएबल, तो उनमें से क्या है, एक लाइएबल होगा ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ अदर, किसी दूसरे के लिए, एंड द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग ए पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, और वो थर्ड पर्सन क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पार्टी नहीं होगा। एंड 32 में हम पढ़ते हैं लाइबिलिटी ऑफ 2 पर्सन प्राइमरी लाइबल नॉट इफेक्टेड बाय अरेंजमेंट्स। इसमें क्या है कि लाइबिलिटी कैसे होगी 2 व्यक्तियों की, जिसमें प्राइमरी लाइबल पर्सन कौन होगा, जो कि अरेंजमेंट के द्वारा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में जो किए गए हैं। बिटवीन देम वन शैल बी श्योरिटी, जिनमें से एक श्योरिटी होगा एंड अदर्स की डिफॉल्ट पर। ठीक है,
और अदर किसी दूसरे व्यक्ति की उसमें क्या है डिफ़ॉल्ट होगी। वेयर टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विथ ए थर्ड पर्सन टू अंडरटेक सर्टेन लाइबिलिटी। ठीक है, दो व्यक्तियों ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा थर्ड व्यक्ति को इंक्लूड करते हुए कि वो उसकी लाइबिलिटी लेंगे। आल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर। तो इसमें क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने क्या है तीनों ने मिलकर करा और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है उन दोनों के बीच में हुआ। ठीक है, तो वन ऑफ देम शैल बी लाइएबल ओनली ऑन द डिफ़ॉल्ट ऑफ द अदर। तो उनमें से एक दूसरे के डिफ़ॉल्ट के लिए लाइएबल होगा। एंड द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग ए पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड पर्सन क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पार्टी नहीं होगी। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सच टू पर्सन to the third person under the first contract is not affected by the existing of second contract। तो इसमें क्या बताया गया है हमें कि उनमें से दो पर्सन की जो लाइबिलिटी है ना वो थर्ड पर्सन जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में किया गया था उसके लिए सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट जो उन दोनों के बीच में हुआ है उसके एग्जिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। आल्दो थर्ड पर्सन में हैव बीन अवेयर। और जो थर्ड पर्सन है वो उसके बारे में उसके कि उनके बीच में अलग से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बारे में उसको नॉलेज है। ठीक है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हमें बताया है ए एंड बी मेक ए जॉइंट एंड सेवरल प्रोमाइजी नोट टू सी एंड ए मेक्स इट इन फैक्ट एज ए श्योरिटी फॉर बी। ए और बी ने एक जॉइंट और सेवरल प्रोमाइजी नोट बनाया सी के लिए। बाद में क्या है ए श्योरिटी बन जाता है बी का और सी जानता है उस टाइम पर जब नोट किया गया था कि वो उसका श्योरिटी है। एंड दैट द फैक्ट ए टू द नॉलेज ऑफ द सी की नॉलेज में मेड द नोट एंड श्योरिटी फॉर बी के लिए एंड इज नो आंसर फॉर द शूट बाय द सी अगेंस्ट ए अपॉन द नोट। तो यहाँ पे क्या है कोई भी शूट नहीं लाई जाएगी उसके आंसर में सी के द्वारा ए के अगेंस्ट में। ठीक है, सेक्शन 133 में हम पढ़ते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएशन इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि श्योरिटी की जो लाइबिलिटी होगी अगर उसमें कोई वेरिएशन होता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में तो उसकी लाइबिलिटी में डिस्चार्ज कैसे होगा। एनी वेरिएशन मेड विदाउट श्योरिटी कंसेंट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स में कोई वेरिएशन अल्ट्रेशन हुआ है उस श्योरिटी की कंसेंट के बिना उसकी नॉलेज के बिना तो उस केस में क्या है कि जो प्रिंसिपल डेब्टर है एंड क्रेडिटर वो डिस्चार्ज कर देंगे उस श्योरिटी को एज टू द ट्रांजेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट वेरिएशन। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाद में बना है उससे उस श्योरिटी को डिस्चार्ज करेंगे प्रिंसिपल डेब्टर और क्रेडिटर। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं ए बिकम श्योरिटी टू सी। ए क्या है श्योरिटी बनता है सी के लिए बीज कंडक्ट पर एज ए मैनेजर इन सीज के बैंक में। ठीक है, आफ्टरवर्ड बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विदाउट ए कंसेंट। तो यहाँ पे श्योरिटी कौन था ए। तो ए की कंसेंट के बिना बी और सी ने कॉन्ट्रैक्ट करा तो बी की सैलरी क्या है अगर बढ़ जाती है तो ही शैल बी लाइबल फॉर 1/4 ऑफ लॉसेस एज ओवरड्राफ्ट। तो क्या है जो लॉस हुआ है वो 1/4 उसकी सैलरी का देने के लिए वो उसके लिए लाइबल है। बी अलाउ करता है एक कस्टमर टू ओवरड्रा। तो क्या है बी अलाउ कर देता है एक कस्टमर को और बैंक लूज ए सम ऑफ मनी। बैंक को क्या है लॉस हो जाती है कुछ मनी की तो ए डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटी सिप बाय द वेरिएशन। तो क्या है यहाँ पर बी और सी के बीच में अलग से कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए की कंसेंट के बिना। तो यहाँ पर क्या है बैंक को कोई लॉस हुआ सम ऑफ अमाउंट का तो यहाँ पे ए को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा श्योरिटी सिप से जो कि वेरिएशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में अलग से उसकी कंसेंट के बिना। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में हम आते हैं ए गारंटी लेता है सी के लिए अगेंस्ट मिसकंडक्ट ऑफ बी के मिसकंडक्ट के लिए इन ऑफिस टू विच बी इज अपॉइंटेड बाय सी। तो बी क्या है अपॉइंट होगा सी के लिए बी अपॉइंटेड है सी के द्वारा ऑफ विच ड्यूटी आर डिफाइंड बाय एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। जो कि लेजिस्लेचर ने ड्यूटी डिफाइन की गई हैं जो ड्यूटीज़ दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग बाय सब्सिक्वेंट एक्ट पर नेचर ऑफ द ऑफेंस इज मटेरियल अल्टर। तो क्या है जो ऑफिस का नेचर है जो मटेरियल अल्टरनेट हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं आफ्टरवर्ड बी मिसकंडक्ट हिमसेल्फ। तो वो खुद से क्या है मिसकंडक्ट करता है तो ए डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे बाय चेंज फॉर फ्यूचर लाइबिलिटी अंडर गारंटी। तो ए ने क्या है बी के मिसकंडक्ट की गारंटी ली थी सी के लिए सी से तो इस केस में क्या है ए डिस्चार्ज हो जाएगा। सी इलस्ट्रेशन भी कुछ इसी प्रकार का है। तो हम आगे बढ़ते हैं डी इलस्ट्रेशन ई इलस्ट्रेशन ये सारे इलस्ट्रेशन हमें पढ़ने हैं एक बार रीड आउट तो जरूर करने हैं। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 1 हम पढ़ते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज एंड डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर। The surety is discharged by any contract between the creditor and principal debtor by which the principal debtor is released and by any act or omission of the creditor the legal consequence of which
इज़ द डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर। इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो श्योरिटी के डिस्चार्ज कैसे होगा, अगर कोई रिलीज या डिस्चार्ज है प्रिंसिपल डेब्टर का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, एज लाइक कि श्योरिटी किसी कॉन्ट्रैक्ट में है गारंटी देने के लिए, तो वो क्या है, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेब्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें प्रिंसिपल डेब्टर उसका परफॉर्म नहीं करता है, रिलीज हो जाता है, या फिर कोई एक्ट और ओमिशन होता है क्रेडिटर का उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में, तो उस केस में श्योरिटी अपने आप में डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके हम इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। में हम पढ़ते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ में कि वो एक इंडिगो की क्रॉप को ग्रो करेगा ए की लैंड पे और उसको डिलीवर कर देगा बी को फिक्स रेट पे। सी इसकी गारंटी लेता है ए की परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के करने पर। ठीक है, बी उस जो उसमें क्रॉप में अगर कोई वाटर देना होता है, पानी चलाना होता है उस फसल में, उस स्ट्रीम को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर इरिगेशन, उसकी लैंड पर उसको ग्रो करने के लिए। ठीक है, जो कि नेसेसरी है, तो उसको प्रिवेंट करता है इंडिगो को रेज होने से। तो सी इसमें क्या है, लाइबल नहीं है उस गारंटी के लिए। ठीक है, सी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर ए फिक्स प्राइस टू बिल्ड ए हाउस फॉर बी विथिंग ए स्टिपुलेट टाइम एंड बी सप्लाइंग नेसेसरी टिम्बर। सी गारंटी लेता है ए की परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का, ए ओमिट कर देता है उस टिम्बर को सप्लाई करने में, तो सी क्या है, श्योरिटीशिप से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 135 सेक्शन में हम पढ़ते हैं, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद एंड गिव टाइम एंड एग्रीज नॉट टू शो एंड प्रिंसिपल डेब्टर। कि श्योरिटी का डिस्चार्ज कब होगा, जब क्रेडिटर कंपाउंड्स करता है, ठीक है, और उस केस में वो टाइम देता है, एग्री हो जाता है कि वो क्या है, कोई भी शूट नहीं लाएगा प्रिंसिपल डेब्टर के अगेंस्ट में। ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेब्टर बाय विच क्रेडिटर मेक ए कंपोजिशन। तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर ने कंपोजिशन करी है विथ प्रोमाइज टू गिव टाइम, कि उसको वो टाइम दे रहा है प्रिंसिपल डेब्टर को कि आप इतने टाइम पीरियड तक उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर लेंगे, तब तक वो उसके खिलाफ कोई भी वाद नहीं लाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या है, उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। और जब तक कि इसमें क्या है, उसकी असेंट होना जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें बताया है, अनलेस द श्योरिटी असेंट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी असेंट होना जरूरी नहीं है, अगर वो उसको टाइम पीरियड देता है तो वो उस श्योरिटीशिप से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 136 में हम पढ़ते हैं, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विथिंग थर्ड पर्सन टू गिव टाइम ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर। श्योरिटी किस केस में डिस्चार्ज नहीं होता, जब एग्रीमेंट थर्ड व्यक्ति के साथ में होता है जिसमें कि प्रिंसिपल डेब्टर को टाइम दिया जाता है। वेर ए कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेब्टर इज मेड बाय द क्रेडिटर विथ ए थर्ड पर्सन नॉट विद द प्रिंसिपल डेब्टर, द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ है, प्रिंसिपल डेब्टर के बीच और क्रेडिटर या फिर थर्ड पर्सन के बीच। यहाँ पे तीन पार्टीज बताई गई हैं। तो इस केस में क्या है कि अगर कोई प्रिंसिपल डेब्टर उसके साथ में नहीं होता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, सी द होल्डर ऑफ द ओवरड्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए क्या है, सी क्या है, होल्डर है, जो बिल है ए के उनके लिए, और श्योरिटी किसके लिए है, बी के लिए, एंड एक्सेप्टेड बाय बी कॉन्ट्रैक्ट विथ एम टू गिव टाइम टू बी, ए इज़ नॉट डिस्चार्ज। तो इस केस में क्या है, ए डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि ए ने बी की श्योरिटी ले रखी है। ठीक है, 137 में हम पढ़ते हैं, क्रेडिटर फॉरबियरेंस टू शूट डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। अगर क्रेडिटर कोई भी फॉरबियरेंस सहन करता है कि वो उसके खिलाफ में कोई भी शूट नहीं करेगा, तो वो श्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। इस केस में मेरे फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर, अगर कोई फॉरबियरेंस है कि अगर कोई परफॉर्मेंस में डिले होती है, तो उस केस में क्या है, वो प्रिंसिपल डेब्टर के अगेंस्ट में अगर कोई शूट नहीं लाता है या तो एनफोर्स नहीं करती है उसके अगेंस्ट में कोई रेमेडी, तो उस केस में क्या है कि वो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या बताया है, इन एब्सेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द गारंटी टू द कंट्रेरी डिस्चार्ज द श्योरिटी। लेकिन इसमें क्या है, इन प्रोविजन के एब्सेंस में या फिर अदर कोई कंट्रेरी प्रोविजन है, उस बेस पे उस श्योरिटी को क्या है, डिस्चार्ज किया जा सकता है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, बी ओज टू सी ए डेब्ट गारंटी बाय ए। तो ए के द्वारा गारंटी दी गई सी को डेब्ट देने की, बी को डेब्ट देने की सी के द्वारा। ठीक है, और डेब्ट बिकम पेएबल, सी डज नॉट शू बी, तो क्या है, सी उसके खिलाफ वाद नहीं लाएगा 1 साल तक
आफ्टर द डेब्ट हैज़ बीन बिकम, कि अगर वो डेब्ट उसके द्वारा पेएबल नहीं है तो ए उस केस में डिस्चार्ज नहीं होता है उस श्योरिटीशिप से। ठीक है। सेक्शन 138 में हम पढ़ते हैं रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर। अगर एक को श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, उसका रिलीज हो जाता है, तो वो क्या है, दूसरे श्योरिटीज को डिस्चार्ज नहीं करा सकता। कैसे? वेर देयर आर को श्योरिटी ए रिलीज बाय क्रेडिटर वन ऑफ देम डज नॉट डिस्चार्ज द अदर्स। इसमें क्या बताया, अगर कोई क्रेडिटर है वो क्या है, एक श्योरिटी को श्योरिटी को रिलीज कर देता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की गारंटी लेने से उस श्योरिटी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, तो उनमें से वन ऑफ देम डज नॉट डिस्चार्ज, तो उनमें से कोई और जो क्या है डिस्चार्ज नहीं होगा जिन्होंने क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए गारंटी ली है। नाइदर डज इट फ्री द श्योरिटी सो रिलीज फ्रॉम हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर। ना ही उस श्योरिटी की क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरी श्योरिटी को क्या करवाए, फ्री करे। ठीक है। 138 में हमें ये बताया है। सेक्शन 139 में हम पढ़ते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट एंड ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। इसमें क्या है, श्योरिटी का डिस्चार्ज कैसे होता है, जब क्रेडिटर का ऐसा कोई एक्ट करता है या ओमिशन करता है परफॉर्मेंस करने में, ठीक है, जिसमें कि श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, तो उस केस में क्या है, श्योरिटी डिस्चार्ज होता है। आगे हम पढ़ते हैं इफ एनी क्रेडिटर डज नॉट एनी एक्ट, डज एनी एक्ट, ऐसा कोई कार्य करता है विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द राइट ऑफ द श्योरिटी, जो कि श्योरिटी के राइट्स के क्या है, इनकन्सिस्टेंट है या ओमिट्स करता है ऐसा कोई कार्य कि उसको करना जरूरी है। ठीक है। विच हिज ड्यूटी टू श्योरिटी रिक्वायर हिम टू डू सो, कि उसमें क्या है, वो श्योरिटी को रिक्वायर करना, मतलब उसमें उस श्योरिटी को ऐड करना कि आपके लिए ये कार्य करना जरूरी है। अगर वो उसका ओमिट करता है, ठीक है, तो इवेंचुअल रेमेडी है श्योरिटी के लिए कि वो प्रिंसिपल डेब्टर के अगेंस्ट में इम्पेयर करेगा और ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं बी कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए शिप फॉर ए गिवन सम। तो बी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो एक क्या है, जहाज बनाएगा सी के लिए उसके दिए हुए अमाउंट पर, जो कि पेड किया गया है इंस्टॉलमेंट में एज द वर्क रीचेज सर्टेन स्टेज। और क्या है, वो वर्क क्या है, एक लेवल तक कार्य करता है वो, तो ए बिकम श्योरिटी टू सी। ए क्या है, सी की श्योरिटी बन जाती है फॉर बीज ड्यू परफॉर्मेंस। अगर बी परफॉर्मेंस नहीं करता है तो ए उसकी श्योरिटी बनेगा। ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सी विदाउट द नॉलेज ऑफ द ए, सी क्या है, ए की नॉलेज के बिना क्या करता है, प्रिपे करता है बी को लास्ट टू इंस्टॉलमेंट। वो क्या है, ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट पे कर देता है ए की नॉलेज के बिना में, तो क्या है, ए डिस्चार्ज हो जाएगा उस केस में। ठीक है। इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं सी लैंड्स मनी टू बी ऑन श्योरिटी ऑफ जॉइंट एंड सेवरल प्रोमाइजरी नोट मेड इन सीज फेवर बाय बी। ठीक है। तो सी क्या करता है, लैंड्स करता है अपनी मनी को बी को इस श्योरिटी पर जो जॉइंट और सेवरल प्रोमाइजरी नोट पर किए गए हैं, जो सी के फेवर में है बी के द्वारा। ठीक है। बाय ए एज श्योरिटी, तो क्या है, ए इसमें श्योरिटी है बी के लिए, तो वो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो फर्नीचर के सेल के लिए हैं, वो पावर देते हैं सी को उस फर्नीचर को सेल करने के लिए। तो ये जो क्या है, अप्लाई होगी प्रोसीड एंड डिस्चार्ज कर देंगे उन नोट्स को। सब्सिक्वेंटली सी सेल कर देता है उस फर्नीचर को, और वो क्या है, मिसकंडक्ट और विलफुली नेग्लिजेंट करता है, तो क्या है, ओनली स्मॉल पोर्शन रियलाइज होता है कि ए उस श्योरिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिसकंडक्ट और विलफुल नेग्लिजेंस यूज हुआ है। ठीक है। इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए पुट्स एम एज अप्रेंटाइज टू बी एंड गिव्स ए गारंटी टू बी फॉर मैन fidelity and promise on the part of that he will at the time of once a month see M make up the case and A omit see this done as promising and M embolsed A is not liable on the guarantee। ठीक है। तो A इस केस में क्या है, लाइबल नहीं होगा। सेक्शन 140 में हमें बताया है राइट्स ऑफ द श्योरिटी ऑन द पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। श्योरिटी के राइट्स कब होंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए अगर कोई पेमेंट होती है या परफॉर्म होता है, तो उस केस में श्योरिटी के राइट्स कैसे होंगे। वेर ए गारंटी डेब, अगर कोई गारंटी डेब दी गई है कि श्योरिटी ने कोई गारंटी दी है, उस पर कोई डेब दी गई है, तो वो क्या है, अगर ड्यू होती है या प्रिंसिपल डेब्टर का डिफॉल्ट होता है उस केस में कि वो गारंटी को परफॉर्म करने में जो ड्यूटी उसने ली थी, तो श्योरिटी उस पेमेंट और परफॉर्मेंस पर लाइबल होगा। ठीक है। इस केस में क्या है, श्योरिटी लाइबल होगा जो कि इन्वेस्टेड की गई है उन राइट्स के लिए, और क्रेडिटर
क्रेडिटर के लिए, ठीक है, और प्रिंसिपल डेब्टर के अगेंस्ट में, ठीक है। 141 में हमें बताया श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटीज। अगर श्योरिटी का राइट कब होगा कि उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा, अगर क्रेडिटर की सिक्योरिटीज हैं तो ए श्योरिटी इज एंटाइल्ड टू बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी। ए एंटाइल्ड होगा उस बेनिफिट के लिए जो एवरी सिक्योरिटी विच क्रेडिटर हैज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेब्टर, जो क्रेडिटर रखता है प्रिंसिपल डेब्टर के अगेंस्ट में एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप इज एंटर्ड। जब श्योरिटीशिप में उसने एंटर करा कॉन्ट्रैक्ट में, तब क्रेडिटर क्या है, प्रिंसिपल डेब्टर के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी रखता है तो उसका बेनिफिट श्योरिटी ले सकता है, और वो जानता था कि एग्जिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी है या नहीं है। अगर कोई क्रेडिटर ने लॉस उठाया है या फिर बिना किसी श्योरिटी की कंसेंट में, या उसका कोई पार्टी की कंसेंट के बिना हुआ है, और सिक्योरिटी का कोई पार्ट जिससे कि जिस एक्सटेंट तक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है तो उससे क्या है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं ए एडवांसेस बी हिज टिनेंट। ए एडवांस करता है बी को उसके जो टिनेंट है, ठीक है, 2000 रुपीज़ ऑन द गारंटी ऑफ ए की गारंटी पर। सी हैज़ आल्सो फर्दर सिक्योरिटी फॉर 2000 रुपीज़ बाई ए मॉर्गेज ऑफ बीज फर्नीचर। तो क्या है, सी बाद में सिक्योरिटी लेता है 2000 रुपीज़ की मॉर्गेज के लिए बी के फर्नीचर पर। सी कैंसिल कर देता है उस मॉर्गेज को, देन बी बिकम इंसॉल्वेंट एंड सी शू ए ऑन ए गारंटी। तो ए डिस्चार्ज हो जाएगा उस लाइबिलिटी से द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। दैट्स वाई कि ए इज़ नॉट लाइबल फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ द बी, ठीक है। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं सी ए क्रेडिटर हुज एडवांस टू बी इज सिक्योर्ड बाई डिक्री। तो सी एक क्रेडिटर है जिसके एडवांस पर बी क्या है, सिक्योर्ड होता है डिक्री पर, जिसमें कि एक गारंटी लेता है वो एडवांस ए से। तो सी बाद में क्या है, ए के गुड्स उस डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए गुड्स को लेता है, ठीक है, ए की नॉलेज के बिना। तो यहाँ पे ए क्या है, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए एज द श्योरिटी फॉर बी, एक श्योरिटी है बी के लिए और एक बॉन्ड जॉइंटली करता है बी और सी के साथ में, जिसमें एक सिक्योर लोन है सी के साथ में, ठीक है, सी और बी के साथ में। आफ्टरवर्ड सी ऑब्टेन कर लेता है बी से एक फर्दर सिक्योरिटी सेम डेप्ट की, और सब्सिक्वेंटली सी गिव अप कर देता है उस फर्दर सिक्योरिटी। तो ए उस केस में क्या है, डिस्चार्ज नहीं होगा। ए हैज़ द नॉलेज अबाउट द श्योरिटी ऑफ द लोन, ठीक है, तो वो क्या जानता था, तो इस केस में ए डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। 142 सेक्शन में हम पढ़ते हैं गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और इनवैलिड। अगर कोई गारंटी ऑब्टेन की गई है जो मिसरिप्रेजेंटेशन पर है, इनवैलिड किस केस में होगी, इसमें हम पढ़ते हैं एनी गारंटी विच हैज़ बीन ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय क्रेडिटर। अगर किसी क्रेडिटर ने क्या है मिसरिप्रेजेंट करते हुए उस श्योरिटी को उससे क्या है उसकी कंसेंट ले ली विद द नॉलेज ऑफ पर्सेंट, यह जानते हुए कि कंसर्निंग द मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, कि उसका जो कंसर्निंग पार्ट है या मटेरियल पार्ट है ट्रांजेक्शन का वो इनवैलिड है। तो इस केस में क्या है, वो इनवैलिड वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो वॉइड होगा, ठीक है। 143 सेक्शन में हम पढ़ते हैं गारंटी ऑब्टेन बाय कंसिलमेंट इनवैलिड। अगर कोई गारंटी ऑब्टेन की गई है क्रेडिटर के द्वारा मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस या मटेरियल सर्कमस्टांसेस, तो उस केस में भी वो क्या है, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं ए इंगेज बी एज ए कलेक्ट टू कलेक्ट मनी फॉर हिम, बी फेल्स टू काउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसिप्ट। ए इंगेज हो जाता है बी के साथ में, तो एज ए कलेक्ट टू मनी को कलेक्ट करने के लिए बी उस अकाउंट्स को करने में, रिसिप्ट लेने में फेल होता है। तो एक कॉन्सिक्वेंस में क्या करता है, कॉल्स करता है अपॉन हिज फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग एंड सी गिव हिज गारंटी फॉर बीज ड्यूली अकाउंटिंग। अगर ए डज नॉट एक्विटेंट विद द सी एज प्रीवियस कंडक्ट, तो ए आफ्टरवर्ड डिफॉल्ट करता है, तो ये गारंटी क्या है, ये इनवैलिड है। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए गारंटी देता है सी की कि वो पेमेंट बाई आयरन टू बी सप्लाई बाई हिम टू बी ऑन अमाउंट ऑफ 2000 टॉन्स एंड बी एंड सी हैव प्राइवेटली एग्रीड हो जाते हैं। तो इस केस में भी क्या है, वो क्या है 5 रुपीज़ पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस, मतलब 5 रुपीज़ एक्सेस में लेगा वो मार्केट प्राइस पर। तो वो जो एक्सेस अप्लाइड होता है जो ओल्ड डेब्ट्स पर, जो लिक्विडेशन करने पर, तो उस केस में भी क्या है, वो एग्रीमेंट कंसिलमेंट द्वारा हुआ है तो वो इनवैलिड होगा, इसमें श्योरिटी लाइबल नहीं होगा। सेक्शन 144 में पढ़ते हैं हम गारंटी ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट अनटिल ऑन श्योरिटी जॉइंट्स। मतलब क्या है,
कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पे होता है, गारंटी के बेस पे होता है, जिसमें क्रेडिटर ऐसा कोई कार्य नहीं करता जब तक कि को श्योरिटी उसमें ज्वाइन नहीं हो जाए। इसमें बताया हमें वेर ए पर्सन गिव ए गारंटी अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट पर कोई गारंटी देता है तो उस केस में क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट, तो उस केस में क्रेडिटर उस बेस पर कार्य नहीं करता है उस कॉन्ट्रैक्ट पर जब तक कि वो अनदर पर्सन ज्वाइन नहीं हो जाता एज ए को श्योरिटी। और गारंटी अगर इज़ नॉट वैलिड, जब तक कि गारंटी वैलिड ना हो जाए, ठीक है, अदर पर्सन नॉट ज्वाइन, और जब तक कि वो व्यक्ति उसमें ज्वाइन ना हो जाए, ठीक है। 140 सेक्शन 145 में हम पढ़ते हैं इम्प्लाइड प्रोमाइज टू इंडेमनिटी श्योरिटी। अगर कोई इंडेमनिटी श्योरिटी है वो इम्प्लाइड प्रोमाइज देता है। कैसे? इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी देयर इज इम्प्लाइड प्रोमाइज बाय द प्रिंसिपल डेप्टर। अगर प्रिंसिपल डेप्टर है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस पर इम्प्लाइड प्रोमाइज ही देता है कि वो एक्सप्रेस प्रोमाइज नहीं करता है उस बेस पर, तो उस केस में क्या है, जो श्योरिटी है उस केस में श्योरिटी को इंडेमनिटी होती है और श्योरिटी एंटाइल होता है प्रिंसिपल डेप्टर से रिकवर करने के लिए वट एवर द सम हैज़ बीन राइटफुली, जो उसने पेड करा है अंडर द गारंटी, बट नॉट सम हैज़ बीन wrongfully एक्सेस। मतलब क्या है, जिस केस में उसने अमाउंट पेड करा है कि उस केस में उसने एक्सप्रेस जो प्रोमाइज नहीं करा, इम्प्लाइड प्रोमाइज करा प्रिंसिपल डेब्टर ने, और श्योरिटी को उस केस में इंडेमनीफाई करना पड़ा, इंडेमनिटी हुई, तो वो क्या है, राइटफुली जो उसने पेड करा है उसके लिए वो उससे रिकवर कर सकता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं बी इज इंडेप्टेड टू सी एंड ए इज द श्योरिटी फॉर डेप्ट। बी इंडेप्ट करता है सी को और ए इसके लिए श्योरिटी है। सी डिमांड्स करता है पेमेंट फ्रॉम ए ऑन रिफ्यूजल श्यू टू हिम बाय द अमाउंट, एंड ए डिफेंड करता है उस शूट का हैविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर डूइंग सो, बट इज कंपेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ द डेब्ट विद कॉस्ट ही कैन रिकवर फ्रॉम बी एंड द अमाउंट पेड बाय हिम कॉस्ट एज प्रिंसिपल डेब्टर। तो वो क्या है, बी से रिकवर कर सकता है। बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं सी लैंड्स करता है बी को एक सम ऑफ मनी एंड ए एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बी एक्सेप्ट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉन हुए हैं बी के द्वारा अपॉन ए पर, ठीक है, सिक्योर करता है अमाउंट को। सी द होल्डर ऑफ द बिल डिमांड करता है उन बिल्स की पेमेंट के लिए ए से, और ए उस केस में रिफ्यूज़ल कर देता है बी को सी को पे करने के लिए और शू टू हिम अपॉन द बिल। ए इज़ नॉट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर डूइंग सो एंड डिफेंड द शूट हैज़ बीन पे द अमाउंट ऑफ द बिल एंड कॉस्ट ही कैन रिकवर फ्रॉम बी द अमाउंट ऑफ द बिल। तो इस केस में क्या है, वो बी से रिकवर कर सकता है उस अमाउंट को। सी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं एक गारंटी देता है सी को टू द एक्सटेंड ऑफ 2000 रुपीज़ एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस टू बी सप्लाई बाई सी, जो कि सी के द्वारा सप्लाई होगी बी को, और सी सप्लाई कर देता है बी को राइस जो कि लेस देन 2000 रुपीज़ से लेस होते हैं, बट ऑब्टेन करता है ए से पेमेंट सम ऑफ 2000 रुपीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ द राइस सप्लाइड। तो ए कैन नॉट रिकवर, ए इस केस में क्या है, रिकवर नहीं करेगा मोर देन द प्राइस ऑफ राइस एक्चुअली सप्लाइड, उस प्राइस से जो कि उसने प्राइस पेड करा है उस राइस के लिए, उससे अधिक वो क्या है, रिकवर नहीं करेगा, क्लेम नहीं करेगा, ठीक है। 146 सेक्शन में हम पढ़ते हैं को श्योरिटी लाइबल फॉर कंट्रीब्यूट इक्वली। को श्योरिटी कब लाइबल होगा, जब वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में नॉन परफॉर्मेंस या डिफॉल्ट होने पर। वे 2 एंड मोर पर्सन आर को श्योरिटी फॉर सेम डेब्ट एंड ड्यूटी। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो वो क्या है, को श्योरिटी हैं उस सेम डेब्ट के लिए या ड्यूटी के लिए, तो आइदर जॉइंटली और सेवरली, क्या तो वो एक साथ मिलकर या अलग अलग, वट एवर द सेम एंड डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एक ही कॉन्ट्रैक्ट या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में, वेदर विद एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर। तो उस केस में क्या है, उनकी नॉलेज के साथ में या उनके बिना, को श्योरिटी इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री, कि अगर कोई अदरवाइज प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट में उसके अलावा, इज लाइबल, उनके वो क्या है, लाइबल होंगे दोनों पार्टीज बिटवीन देमसेल्फ टू पे करने के लिए इक्वल शेयर ऑफ द होल डेब्ट। जो होल डेब्ट उन्होंने लिया है उसका इक्वल शेयर वो पे करने के लिए, या पार्ट में, या जो कि अनपेड हुआ है प्रिंसिपल डेब्टर के द्वारा उसको पेड करने के लिए लाइबल होंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं ए बी सी आर श्योरिटी टू डी। ए बी सी तीनों श्योरिटी हैं डी के लिए फॉर सम 3,000 रुपीज़ जो कि उन्होंने लैंड करी हैं ई को। ई मेक्स ए डिफ़ॉल्ट, ई क्या करता है, डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट करने में, तो ए बी सी लाइबल होंगे देमसेल्फ 1,000 रुपीज़ ईच। प्रत्येक क्या है, एक 1,000 रुपये देंगे ताकि 3,000 रुपये कन्फर्म हो सके, ठीक है।
बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए बी सी आर श्योरिटी टू डी फॉर सम ऑफ 1000 रुपीज़ लैंड टू ई। तो क्या है, ए श्योरिटी डी के लिए देते हैं ई को 1000 रुपीज़ और देयर इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए बी सी। तो ए इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंड ऑफ 1 क्वार्टर। इसमें क्या है, 1 क्वार्टर एज ए मतलब एन अमाउंट ऑफ 1/3 उसको पार्ट में देना होगा, ए को, बी को भी और सी को भी। ठीक है, तो 250 रुपीज़ एंड सी इज़ लाइबल फॉर 500 रुपीज़। इसमें सी हाफ में एक्सटेंड करेगा क्योंकि श्योरिटी के लिए अलग से रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। ठीक है, इसमें 147 सेक्शन में हम पढ़ते हैं लाइबिलिटी ऑफ कॉ श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स। अगर क्या है, श्योरिटी की लाइबिलिटी कब होगी, जब वो बाउंड होंगे डिफरेंट सम के लिए। कॉ श्योरिटी व्हेन दे आर बाउंड इन डिफरेंट सम आर लाइबल टू पे इक्वली। अगर अलग अलग सम उनको पेमेंट करने हैं, अमाउंट पेमेंट करने हैं, तो वो इक्वली पे करेंगे एज ए फार द लिमिट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, जिन ऑब्लिगेशन के बेस पर उनको परमिट किया गया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं ए बी सी एज ए श्योरिटी फॉर डी के लिए श्योरिटी है। एंटर करते हैं 3 सेवरल बॉन्ड ईच ऑफ डिफरेंट पेनल्टी, जिनका नेमली in the penalty of 10,000 rupees and B 20,000 rupees and C 40,000 rupees, conditional for D's duly accounting to E. D makes and default 30,000 rupees। तो A B C are equally क्या है, each liable for pay 10,000 rupees। ठीक है, ए बी सी एज ए श्योरिटी बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए बी सी श्योरिटी है डी के लिए, जिसमें 3 सेवरल बॉन्ड पर एंटर करते हैं, जिसमें 3 पेनल्टी है। हमारा ये क्या है, प्रोविज़न डबल हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम सी इलस्ट्रेशन में आते हैं। तो इसमें ए बी सी एक श्योरिटी है डी के लिए, जो सेवरल बॉन्ड्स में एंटर करते हैं डिफरेंट पेनल्टी पर, जिसमें ए की पेनल्टी 10,000 है, बी की 20,000 है और सी की 40 है। तो इसमें ए ड्यूली अकाउंट्स करता है, मेक्स डिफ़ॉल्ट करता है, तो उस एक्सटेंड तक 70,000 रुपीज़ के लिए तो ए बी सी ईच इक्वली फुल्ली पेनल्टी के लिए लाइबल होंगे। ठीक है, पे ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास में हम बेलमेंट वाले चैप्टर पढ़ेंगे जो 148 से शुरू होंगे। सो दिस क्लास इज़ हेल्पफुल फॉर योर जुडिशियल एंड लीगल सर्विसेज एंड अदर लीगल एग्जाम्स। सो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।